तो बताइए आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को बता रहा था कि हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे, और आज काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है, छुट्टियों के बाद आज हमारी पहली क्लास है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। ऐसे सभी को पता है पोल में कैसे आंसर करना है, फिर भी ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा, सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को देख के जल्दी से पोल में आंसर करने के लिए नहीं जाना है, पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर एबीसीडी में से कुछ आ जाता है, तो आंसर करने के लिए आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे। इस एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है 3 नंबर का, और यहाँ पर ऊपर में क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। अब अगर मुझे लगता है कि मेरा आंसर डी है, तो आप इस डी के सर्कल पर क्लिक करोगे, ये वोट ब्लू कलर का हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, ये वोटेड लिखा हुआ आएगा और आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। फिर आपको पता है, बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आ जाओगे, है ना। पोल जब एंड हो जाएगा तो आपका चैट ऑन हो जाएगा, चैट में आप लिख पाओगे अगर कुछ भी आपका डाउट है, या फिर अगर पोल में नहीं आंसर कर पाओगे तो चैट में लिखना, ठीक है। तो ट्राई करना, सभी का आंसर है। आंसर करने से 2 फायदा है, आपका एक रिपोर्ट बनेगा, दूसरा हमें भी समझ में आ पाता है कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर बहुत बच्चों का गलत होगा तो मैं उसको फिर से अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आंसर जरूर करिए। चलिए, तो एक जो हमारा छुट्टियों के पहले जो टॉपिक चल रहा था, जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे ना, उसके भी पहले पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था। तब पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था समीकरण को हल करना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को या समीकरण को सॉल्व करने के काफी मेथड होते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मैंने क्या बताया था, पक्षांतरण मेथड, या आपको याद होगा तो ट्रांसपोज मेथड, है ना, ट्रांसपोज विधि। अब ट्रांसपोज मेथड या पक्षांतरण विधि क्या होता है। आप बोलोगे सर हमारे पास किसी भी समीकरण में एलएचएस होता है और आरएचएस होता है ना, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष होता है। तो बाएं पक्ष में भी कुछ टर्म्स रहेंगे, दाएं पक्ष में भी कुछ टर्म्स रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए टर्म्स का हम लोग अदला बदली करते हैं, मतलब चर जहां भी वेरिएबल है उसको हम लोग बाएं तरफ रखते हैं, अचर वाले को दाएं तरफ रखते हैं। तो ये करने के क्रम में क्या होता है ना, हम लोग कुछ टर्म्स को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं साइड बदलते हैं। जब साइड बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदलना पड़ता है। तो चिन्ह बदलने का रूल मैंने क्या बताया था कि कभी भी आप अगर साइड को चेंज करोगे, मतलब बाएं से दाएं ले जाओगे या दाएं से बाएं ले जाओगे किसी भी टर्म को, तो उसके लिए चिन्ह होता है, सर साइन बदलते हैं। जो भी हमारा पॉजिटिव है दाएं साइड साइड में, वो नेगेटिव बन जाएगा। जो माइनस के साइन के साथ है वो प्लस के साइन के साथ हो जाएगा। जो गुना में है वो भाग में बदल जाएगा, और जो भाग में है वो गुना में बदल जाएगा। तो ये तो रूल मैंने काफी बार आपको डिस्कस किए थे, और इस पे क्वेश्चन भी काफी सारा किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे इनफैक्ट आज। चलो एक क्वेश्चन तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, डिस्कस करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये समझिए, क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3y प्लस 5/3। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भिन्न वाला या परिमेय संख्या वाला जोड़ घटाओ। तो 3y प्लस 5/3 अगर बराबर लिखा गया है 20/3, और आपको बोला जा रहा है कि इसका हल बताइए। तो हल बताने का मतलब क्या है, हल करने का मतलब आपसे बोला जा रहा है कि y का वैल्यू बताइए, इसमें जो भी चर है, जो भी वेरिएबल, उसका मान बताइए, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पोल पे पूछूंगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर इस 3y को तो मैं 3y ही लिखूंगा, चर है वहां पर। जो कांस्टेंट है 5/3, इस 5/3 को मैं क्या कर रहा हूँ, बाएं साइड से इसको दाएं साइड में ले जा रहा हूँ, उस साइड ले जाऊँ। तो इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे, 20/3 को तो मैं 20/3 ही लिख दे रहा हूँ। ये 5/3 क्या बन जाएगा, माइनस का 5/3 बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता सर कोई भी चीज अगर प्लस में है, उसका साइड अगर हम लोग बदलेंगे, बाएं से दाएं ले जाएंगे या दाएं से बाएं ले जाएंगे, तो साइड बदल जाएगा। तो प्लस का 5/3 क्या बन जाएगा, देखो 5/3 के आगे प्लस का साइड है, जब उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 5/3, ठीक है। तो 3y का वैल्यू कितना आया, 20/3 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करने में कितना मिलेगा, 3y बराबर, अब ये देखो फ्रैक्शन वाला आपको बताया था कि अगर हमारा हर समान है, मतलब a माइनस बी बटा, मैंने लिख दिया c माइनस बी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो आप नीचे में एक बार b लिखोगे और हर को घटा दोगे, a में से c घटा दोगे। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है, अगर हमारा हर सेम दिख जाए, मतलब डेरिवेटिव अगर सेम दिख जाए तो काफी आसान होगा। तो आप बोलोगे सर दोनों ही जगह पर 3 दिख रहा है ना हर, यहाँ भी मुझे 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो दोनों जगह 3 है, तो यहाँ पर एक बार 3 लिख दोगे बस, और ऊपर वाले अंश को घटा दोगे, 20 में से 5 घटा दोगे, तो यहाँ पर सीधे लिख दोगे 20-5। आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 3y बराबर 20-5 हो जाएगा हमारा 15, 15/3, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा इस साइड सॉल्व कर ले रहा हूँ, है ना।
एक सेकंड, है ना। तो इसको मैं इधर मिटा रहा हूँ, ये रूल बस है इधर लिखा हुआ। चलो, हाँ, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो इसको काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से देखो, आप बोलोगे सर ये 3y का जो वैल्यू आया वो 5 के बराबर आया। अभी देखो 3y का वैल्यू 5 आया है, y का वैल्यू निकालना था हमें, तो y का वैल्यू कितना होगा। देखो 3y का वैल्यू अगर 5 है, y का वैल्यू 3y का वैल्यू अगर 5 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 गुना y है ना, 3 गुना y बराबर 5। तो इस 3 को अगर मैं भेजूंगा तो उस साइड अगर जाएगा, बाएं साइड से अगर मैं उसको दाएं साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा, 5 - 3 होगा या 5/3 होगा। तो आप बोलोगे सर ये 3 जो है 5 के नीचे चला जाएगा ना, लिख दोगे 5/3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि y और 3 क्या है, दोनों गुना हो रखा है। तो 3 क्या है, y के साथ गुना हो रखा है, जब वो बाएं से दाएं जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो 5/3 होगा। तो 5 में 3 से भाग लगा देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर गुना हो रखा था ना, 3 y के साथ गुना था, तो इधर जाके 5 को 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना आया, 5/3 आया। ये समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। तो इस पे और भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, एक क्वेश्चन पोल में भी दूंगा, और ट्राई करिए। कुछ रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है रिकॉल का, ठीक है। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, आप सभी को पता है, चैट थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा, आपको आंसर करना होगा पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा गया है 2z + 6 बराबर 3 + z। और यहां पर बोला गया कि इसको हल करिए, और हल करने का मतलब यहाँ पर जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, यानी जेड, बस आपसे जेड का मान पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो जेड का मान कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए। 4 ऑप्शन है, 1 या -1, फिर 3 या -3। तो आपको यहाँ पर पक्षांतरण विधि या फिर ट्रांसपोज मेथड आपको यूज करना है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, प्लीज थोड़ा आप समय पर ज्वाइन किया करो, ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं, है ना। तो क्लास के शुरुआत में भी कुछ चीजें रिवाइज करवाई जाती है, तो ये सारी चीजें आपकी हो सके, कवर हो सके, इसलिए आप क्लास को पहले ज्वाइन किया करो। तो हड़बड़ी मत करिए, हड़बड़ी करोगे तो गलती हो जाएगा। आपको देखना है 2z + 6 बराबर 3 + अगर जेड लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो जेड का वैल्यू कितना है। तो ट्रांसपोज मेथड आपको पता है, टर्म्स को आप, वेरिएबल वाले टर्म्स को, चर वाले टर्म को बाएं तरफ रखिए, जो अचर वाला टर्म है उसको दाएं तरफ रखिए, साइड बदलना पड़ेगा आपको। चलिए, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, ट्राई करो। 2z + 6 बराबर 3 + z अगर लिखा है, तो z का वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, तो मैं अभी समझाऊंगा ना, तो आप लोग बताना क्या डाउट हो रहा है आपका, ठीक है। सभी को बताना जरूर है क्या डाउट है, क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर गलत भी है, सभी का गलत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 6 बच्चे काफी सारे बच्चे हो, ठीक है। तो अभी मैं 15 सेकंड रुकता हूँ, 15 सेकंड में ट्राई करते हैं हो जाए सभी का, ठीक है। चलो, 4 बच्चे और हो, आंसर कीजिए। 4 स्टूडेंट और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। देखो सभी लोग आंसर करोगे ना, तो उससे होगा सभी का एक अच्छा रिपोर्ट में जनरेट होगा, ठीक है। चलो, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, चैट आपका ऑन है। किसी भी वजह से आप अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए हो, या फिर एक से अधिक बच्चे अगर ज्वाइन करते हो, है ना, फोन से, तो आप चैट में आंसर लिख दो, ठीक है। चलिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्या लिखा गया, 2z + z बराबर 3 + z। यहाँ पर मिक्स आंसर है, कुछ बच्चों को लगता है ऑप्शन बी, कुछ को सी और कुछ को डी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा। तो जैसे चैट में भी दिख रहा है, कुछ आंसर बी आ रहा है, कुछ आंसर सी आ रहा है। देखो मैं क्या करूंगा, जो बाएं साइड में 2z + 6 लिखा गया ना, इसको मैं 2z + 6 लिख रहा हूँ, एक एक करके सारी चीज समझते हैं। 2z + 6 लिख दिया, ठीक है, सेम लिखा हूँ। अभी जो जेड लिखा है, इसको देखे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जो जेड है ना, इस जेड को मैं क्या कर रहा हूँ,
क्योंकि वहां पर वेरिएबल है, चर है। तो दाएं से मैं उसको बाएं लेके आ रहा हूँ, इस साइड से मैं इधर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर मैं प्लस का जेड लिखूं या माइनस का जेड लिखूं। देखो जेड के आगे प्लस का साइन है इधर, तो जब वो साइड चेंज करेगा तो चिन्ह में बदल देगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये प्लस का जेड बन जाएगा माइनस का जेड वैल्यू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे माइनस का जेड। बराबर क्या बचेगा, देखो जेड को तो आपने उधर भेज दिया, तो यहाँ पर बस 3 बचेगा, तो 3 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर 2z और z को तो मैं लिखूंगा ही, 2z माइनस जेड तो लिखूंगा ही। ये जो 6 दिख रहा है ना हमें, जो 6 दिख रहा है, तो इस 6 को क्या करेंगे, हमारा ये स्टेट है, अचर है हमारा। अब जो अचर को क्या करेंगे, उसको दाएं साइड ले जाएंगे, है ना। तो आप बोलेंगे सर उसको शिफ्ट कर देते हैं दाएं साइड। तो ये 3 को तो मैंने 3 ही लिखा हूं, और इस 6 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो 6 को जब उधर लेके जाओगे, बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे, तो प्लस का 6 बन जाएगा माइनस का 6, है ना। तो 6 के आगे देखो यहाँ पर प्लस का साइन था, अब जब मैं उसको दाएं तरफ ले जाऊंगा तो बन जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये बन जाएगा माइनस का 6। यहां तक समझ में आया क्या, यस और नो। मैं एक एक स्टेप पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर गलत था। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हो। आ गया, ठीक है। अब 2z में से अगर जेड घटाएंगे तो कितना मिलेगा, जेड करने का मतलब एक जेड, है ना। 2 में से एक घटा दो तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक मिलेगा, और एक को नहीं लिखते, सीधे बोलेंगे सर 2z में से जेड घटाएंगे तो सिर्फ जेड मिलेगा, है ना, जेड मिलेगा। एक जेड लिख सकते हैं लेकिन एक जेड लिखते नहीं जनरली, एक जेड नहीं लिखते, एक जेड का मतलब जेड ही होता है, ठीक है। तो एक जेड यानी जेड लिखा। अब 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 माइनस 6। देखो अगर मैं 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 मिलेगा, लेकिन 3 में से 6 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, है ना। या फिर कह सकते हो तो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। तो कितने बच्चों का आंसर -3 था, है ना। तो काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ था, चिन्ह में गलती कर दिया था, काफी बच्चों का आंसर बी आ रहा था, तो ये सारे गलत है। तो आंसर ऑप्शन बी है। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गया, मुझे बताओ अगर दोबारा से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो सही हो जाएगा। अब समझ में आ गया, दोबारा से तो सेम गलती नहीं होगा ना। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि भले ही आपका गलती हो जाए, आपको उसी गलतियों से सीखना है, ठीक है, उसी गलतियों से सीखना है, ठीक है। तो जेड का मान हमारा कितना आ रहा है, जेड का मान हमारा है -3, ठीक है। चलिए, तो ये तो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देते हैं फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन पे बेस्ड, जैसे मैं आपको क्लास शुरू होने के पहले बताना था। क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर हल करना है, सॉल्व करना है, यानी चर का मान बताना। यहाँ पर वेरिएबल है हमारा वाई, मतलब सीधे सीधे बोला गया है सर वाई का वैल्यू बता दो, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। चलो, तो इसमें समय लेना है आपको, हड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, अगर हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप गलत आंसर टिक कर दो, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करिए। 2y + 5/2 बराबर अगर 37/2 लिखा है तो हमें y का मान बताना है ना। तो मैं ये भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, बस y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो जो भी उसमें वेरिएबल है, जो भी चर है, उसी का तो वैल्यू हमें बताना होता है जब भी हमें हल करने के लिए बोला जाए। चलो, एक मैं हिंट दे रहा हूं यहाँ पर, हिंट के तौर पर आप इस 5/2 को, जो हमारे बाएं साइड में 5/2 लिखा है ना, इस 5/2 को आप उधर शिफ्ट कर दो, है ना, उधर लेके जाओ। अब उधर लेके जाओगे तो उसका साइन बदलना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। बाकी कैलकुलेशन आप करो, ठीक है, बाकी की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक। तो पहले 2y का मान आएगा, पहले सॉल्व करिएगा, हल करिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर y का वैल्यू निकालिएगा। पहले 2y का वैल्यू आएगा, फिर 2y का वैल्यू निकल जाए तो फिर y का वैल्यू आएगा। ठीक है, 2y + 5/2 बराबर अगर 37/2 है, देखो जब तक आपका आंसर नहीं आता ना, आपको बैठे नहीं रहना है। आप कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो कि आपका आंसर किसी तरीके से इन चारों में से कोई आंसर आए। अगर गलत भी आता है, अपने तरफ से आप कोशिश करो सही करने का। अगर गलत होता है तो फिर उससे समझ में आता है कि आपने ये गलती कर दी। सॉल्व तो मैं करूंगा ही थोड़ी देर में, है ना। तो पहला जरूरी काम ये है कि आपको आंसर करना है। दूसरा चीज है कि कोशिश करो सही करने का, अगर गलत होता है तो उससे आप सीख जाओगे।
ये नहीं करना, स्किप तो बिल्कुल मत करना। हाँ, कुछ बच्चे एक्सेप्शन में, जैसे कुछ बच्चों का पोल नहीं आता फोन में, है ना, तो पोल नहीं आता तो फिर आप चैट में आंसर करो। ठीक है, चलिए। तो अभी काफी कम आंसर आए, काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो प्लीज जाइए सॉल्व करिए। ठीक है, हड़बड़ नहीं करना है, आराम से करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको परिमेय संख्या या भिन्न का जोड़ घटाव यूज करना पड़ेगा। हालांकि इजी है, सिंपल वाला ही कैलकुलेशन है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, अभी कभी भी अगर दो भिन्न या दो परिमेय संख्या का हर सेम है, मतलब डेनोमिनेटर सेम है, उनको जोड़ना या उनको घटाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, काफी सारे आंसर आ गए, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, 20 सेकंड और। ठीक है, और अगर और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि चैट आपका बंद रहेगा, चैट में नहीं लिख पाओगे। अगर समय चाहिए तो चैट सेक्शन में माइक ऑन करके बताइएगा। ठीक है, 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी जितने बच्चों का आंसर दिया है आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड। अभी दो तीन बच्चे और हैं जिनका आंसर दिया है, ऐसे मैक्सिमम सभी का आ गया है। ठीक है, चलिए, लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या है, और आपका चैट अभी ऑन है, तो जिनका भी पोल नहीं आता है चैट में आप आंसर कीजिए, अभी मैं चैट देख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आ रहा है मैक्सिम बच्चों का ऑप्शन नंबर डी, है ना। अभी तक जितना भी आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। देखो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। आप आपको मैंने एक हिंट दिया था, आपने बोला सर ये 2y को, तो मैंने 2y ही लिख दिया। इस 5/2 देखो ये कांस्टेंट है, अचर पद है, तो अचर पद को मैं दाएं तरफ लेके जाऊंगा। तो दाएं तरफ अगर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये 37/2 तो दाएं तरफ था, दाएं तरफ मैंने लिख दिया 37/2। इस 5/2 को जब उधर लेके जाओगे तो देखो 5/2 के आगे प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो जब दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 5/2 बन जाएगा ना, तो ये माइनस का 5/2 बन जाएगा। ये क्लियर हुआ कि माइनस मैंने क्यों कर दिया। बाएं साइड में अगर प्लस है तो दाएं साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 37/2 -5/2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2y। अब यहाँ पर देखो, हर सेम है, दोनों को आप देखोगे दोनों भिन्न है, तो आप बोलोगे सर परिमेय संख्या है भिन्न है, तो बोलोगे सर दो, नीचे में लिख देंगे। अब 37 में से 5 बस घटा देंगे, अगर हर हमारा समान होता है तो बस अंश को घटाते हैं और हर को एक बार लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 37 - 5, और यहां से सॉल्व करने पे क्या दिख रहा है मुझे, 2y बराबर 37 - 5 करने पर कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, 32/2। अब 32 को अगर मैं 2 से काटूं, 32 को अगर मैं 2 से काटूं तो कितने बार में कटेगा। तो 2 का टेबल अब पढ़ेंगे तो 2 रहा 20 तक मुझे याद है, लेकिन 16 का टेबल याद है, 16 × 2 32। मतलब 2 को अगर हम 16 से गुना कर दें तो 16 × 2 32 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और ये कटा 16 बार में। तो यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, 2y का जो वैल्यू आया सर 16 के बराबर है। अब हमारा आंसर 16 नहीं आएगा, देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने गलती किया कि आपने आंसर यहाँ पे जाकर 16 कर दिया। देखो आपको अभी 2y का वैल्यू आया है। अब 2y कहने का मतलब क्या है, y के साथ दो गुना हो गया है, y के साथ दो गुना हुआ है, तो दो और y के बीच में गुना का साइन है। तो अब अगर मैं इस दो को हटाऊं, दो को हटाने का मतलब दाएं तरफ लेके जाएंगे, तो 16 में 2 से भाग देना पड़ेगा, 16 में 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दो दाएं तरफ, बाएं तरफ क्या है, गुना में है, तो दाएं तरफ जाके भाग हो जाएगा। हाँ, तो 16 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 8 = 16। ठीक है, तो आपको कितना दिख रहा है y का वैल्यू, तो आपने सॉल्व किया तो y का वैल्यू हमें 8 दिख रहा है। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ सभी का। डी। अच्छा, डाउट है डी या फिर आंसर डी लिख रहे हो। ठीक है, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर आंसर डी लिख रहे हो तो फिर ठीक है। ठीक है, आंसर तो डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मुझे कि y का वैल्यू 8 लिख रखा है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप। देखो जो बच्चों का गलत हो रहा है ना, बस आप इन गलतियों से सीखिए। आपको क्या करना है, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करोगे, घर पर जाके जब इसको सॉल्व करोगे, तो इस क्लास के बाद फिर से कोशिश करना खुद से करने की। खुद से अगर सॉल्व हो जाएगा तो आप सीख जाओगे। खुद से अगर नहीं हो पा रहा है, अगले क्लास में आप फिर से पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर से पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट होता है तो, या फिर अभी भी पूछ सकते हो।
ठीक है, चलिए। अब देखो अगला टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन, यानी सार्वगुणनखंड विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अच्छा, वो वेरी इजी था। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, काफी डिटेल में सीखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग आगे के आने वाले जितने भी टॉपिक है सभी में इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो सार्वगुणनखंड कैसे सीखेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हमें पता होनी चाहिए। देखो एक मैंने बीजीय व्यंजक लिखा है 5xy+15, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें अगर मैं पूछूं कि पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, कोई बता सकता है मुझे? कितने पद लिखे हैं? दो, वेरी गुड। आप बोलोगे सर एक हमारे 5xy दिख रहा है और एक 15 दिख रहा है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? दो पद है, दो टर्म्स है। अब मैं इन दोनों पद को अगर फैक्टराइज करना चाहूँ, अगर गुणनखंड करना चाहूँ, तो गुणनखंड करने के लिए आपको सिखा रखा हूँ। तो आप बोलोगे सर 5xy को अगर मैं गुणनखंड करूँ, तो आप लिखोगे सर 5 गुना x, फैक्टराइजेशन याद कीजिए, गुणनखंड आपको बताया था कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, बांटना, तो उनको फिर से गुना करने पर 5xy आ जाए। ठीक है, तो देखना होता है कि वो क्या क्या चीजों से गुना होकर के बना है। तो 5xy को लिख दिया 5 गुना x गुना y। 15 को क्या लिखोगे? देखो जब भी आप गुणनखंड करते हो, तो फाइनल गुणनखंड जो आपका आता है, मतलब जो फैक्टराइज करने के बाद जो आता है, वो आप बोलोगे सर ऐसे दिखना चाहिए, हमें जितने भी नंबर है वो और ब्रेक नहीं होने चाहिए, मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर आने चाहिए, सारे अभाज्य संख्या आने चाहिए। तो 15 को आप ब्रेक करके लिखोगे सर 5 गुना 3। अभी और नहीं टूटेगा, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे सर ये हो गया हमारा, इसके बाद और फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा टॉपिक क्या था। तो आप देखो टॉपिक हमारा था सार्वगुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली दो उदाहरण से आपको समझाता हूँ, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सार्व का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब क्या है। मैंने दो बैग बताया, एक हमारे पास है ये बैग नंबर 1, और ये हमारे पास है बैग नंबर 2। ठीक है, अब बैग नंबर ए में मैं कुछ लेटर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया पी, यहाँ पर लिख दिया क्यू, और यहाँ एस। और इसमें लिख रहा हूँ एम, पी, एस और ए, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिखा टी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वैसा कौन सा लेटर है जो बैग 1 में भी लिखा हुआ है और बैग 2 में भी लिख रखा है। तो सार्व का मतलब वही होता है, सार्व का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो आपको कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट है, पहले बैग में भी है दूसरे बैग में भी है। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर पी इस वाले में भी है और पी यहाँ पर भी है, तो पी तो दोनों जगह पर है। उसके बाद आप बोलोगे सर एस देखिए यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है, तो हम कहेंगे सर एस भी है। तो इसको क्या कहेंगे सर, ये कॉमन है। समझ में आया? ये कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आया? पी और एस कॉमन है हमारे पास। ठीक है, जो दोनों ही बैग में थे। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स के रूप में जो हमारा गणित हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद में, मुझे बताइए 5xy में और 5 into 3 में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों ही जगह प्रेजेंट है। देखो 5xy का गुणनखंड क्या है, 5x और y, और यहाँ पर 5 और 3। तो आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, तो कॉमन गुणनखंड क्या होगा, सार गुणनखंड क्या होगा? आप बोलोगे सार गुणनखंड सर 5 हो जाएगा। समझ में आया? सार गुणनखंड का मतलब समझ में आया, कॉमन फैक्टर का मतलब। इसको और डिटेल में सीखते हैं। सार गुणनखंड का मतलब वो होता है वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो कॉमन हो, सभी जगह पर प्रेजेंट हो, मतलब सभी का फैक्टर। अब यहाँ पर सभी पद इसलिए लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास सिर्फ दो ही पद रहे, हो सकता है कि दो से अधिक पद रहे, है ना। जैसे कि पिछले उदाहरण में देखो तो सिर्फ दो पद थे, नंबर ऑफ टर्म मैंने बताया था दो है। हो सकता है ना कि दो से अधिक पद रहे, 3 पद रहे, 4 पद रहे। तो ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो दिए गए सभी टर्म्स में कॉमन हो, उसे ही हम सार्वगुणनखंड कहेंगे। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन के रूप में अगर ऐसा लिखा गया है कि 12xy² 6 का सार्वगुणनखंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है? देखो आप सभी टर्म को फैक्टराइज करिए। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे 12xy²। तो 12xy² को आप ब्रेक करिए। 12 को आप कैसे ब्रेक करोगे? देखो 12 को आप ब्रेक करने का तरीका समझो, कुछ भी सोच लो, 12 कैसे मिलेगा, 4 गुना करेंगे तो मिल जाएगा ना, 4 गुना 3। तो मैं लिख रहा हूँ 4 गुना 3।
अब यहाँ पर देखो 4 गुना 3, यहाँ पर आप सावधानी ये रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा छोड़ नहीं सकते, 6 गुना 2 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 क्या है, प्राइम नंबर है क्या? 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 और भी टूटेगा, 4 को हम और भी तोड़कर लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो इसको लिखेंगे सर 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये वाला 2 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, सारे के सारे अभाज्य संख्या हो गए। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि सारे जो नंबर दिखे वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या दिखे। तो हम 6 गुना 2 नहीं लिख सकते, अगर आप 6 गुना 2 लिखोगे तो आप बोलोगे 6 को भी तोड़िए, 2 गुना 3 और गुना 2, तो आपको फिर से मिलेगा 2 3 2, है ना? तो आपको किसी भी तरीके से ब्रेक ऐसे करो कि सारे जो नंबर हमें दिख रहे हैं वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, अभाज्य संख्या ही होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक करोगे, 12 को मैंने ब्रेक करके लिखा सर, 12 को हम लिख सकते हैं, ऊपर देखो 2 गुना 2 गुना 3, एक्स को तो बस गुना में एक्स लिख दोगे, और वाई का वर्ग कहने का मतलब वाई का पावर 2 है, तो वाई का पावर 2 कहने का मतलब वाई को कितने बार गुना करना, वाई को 2 बार गुना करना। ठीक है, अब दूसरा वाला जो टर्म है 6, 6 को कैसे ब्रेक करें समझिए पहले, अभी चैट मत लिखिए। 6 को कैसे ब्रेक करें, 6 को कौन से दो नंबर को गुना करने पे मिलेगा, तो 6 को आप लिख सकते हो सर 2 गुना 3, है ना? 2 को 3 से गुना करेंगे मिल जाएगा 6। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगर मेरे को बोला जा रहा है कि इसका आप सार्व गुणनखंड बताइए, सार्व गुणनखंड 4 गुना 2, 4 गुना 2 से कैसे मिलेगा, 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा ना, लेकिन 3 गुना 2 लिखना पड़ेगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, हाँ 2 3। अब देखो सार्व गुणनखंड में 2 और 3 ऐसे नहीं लिखते हैं। सार्व गुणनखंड जब भी मैं आपसे पूछूं तो सबसे बड़ा वाला सार्व गुणनखंड की बात की जा रही है, सबसे मैक्सिमम आप क्या गुणनखंड लिख सकते हो, तो आपको देखना होगा कुछ ऐसे, आप बोलोगे सर 2 यहाँ पर भी, इसका फैक्टर देखिए, एक गुणनखंड 2 यहाँ भी है, 2 6 का भी एक गुणनखंड है, तो आप 2 यहाँ पर लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, सार्व गुणनखंड तो दोनों जगह प्रेजेंट है, 2 लिख दिया। अब देखो 3 दिख रहा है, 3 हमारा एक गुणनखंड है 12x² का, और 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 6 में भी है। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हो 2 कॉमा 3, तो ऐसे नहीं लिखना, यही आपको सीखना है, 2 कॉमा 3 नहीं लिखना है, आपको क्या करना होगा, 2 और 3 को गुना करना होगा, और आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो जो भी आपके कॉमन फैक्टर दिखेंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको गुना करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर मुझे दिखा था 2 कॉमन, और एक 3 दिखा था कॉमन। ठीक है, तो 2 और 3 को मैंने गुना कर दिया और 6 बोला आंसर। ये समझ में आया क्या सभी को? ये समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12xy² और 6 को मैंने दोनों को लिख दिया। अब अगर मैं अगर 12xy² को फैक्टराइज करूं, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखूं, तो आप क्या लिखा, आपने लिखा 2 into 2 into 3 into x into y into y। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 तो ये 12 बन गया, x तो x था, और y का वर्ग y into y बन। 6 को आपने अगर किया थोड़ा, तो आप बोलोगे सर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब अगर सार्व गुणनखंड की बात की जा रही है, कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है, तो आप बोलोगे सर 2 फैक्टर यहां पर भी दिख रहा है, 2 फैक्टर यहां पर भी दिख रहा है, तो मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, उसके बाद 3 मुझे यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, तो क्या कॉमा लगा के लिखे? नहीं, कॉमा लगा के नहीं लिखना है, आपको गुना करना होगा। तो सार्व गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 3 बराबर 6। समझ में आया सार्व गुणनखंड कैसे लिखते हैं? चलो और भी उदाहरण से सीखते हैं। ठीक है, एक दो उदाहरण से क्लियर नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये सारा चीज क्लियर होगा। अब मैं कुछ सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ संख्या पर ही डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ 2 नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि एक नंबर मेरे पास लिखा है 18, है ना, मैं लिख दिया 18 और 12, ये 2 नंबर का सार्व गुणनखंड, और सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड आपको बताना, सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा से बड़ा क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे पहले मैं 18 को ब्रेक करूंगा, अभी सीखते जाइए। ठीक है, काफी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी। 18 को आप ब्रेक करिए। 18 को कैसे सोचा हमने, 18 को मैं सोच सकता हूँ 6 गुना 3, या आप सोच सकते हो सर 9 गुना 2, कुछ भी लिख दो, है ना? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9 into 2, 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 9 2 गुना 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 और टूट सकता है, तो 9 को ब्रेक करिए, तो आप लिखोगे सर 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और गुना 2 तो था ही। अब ये देखो 3 भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर आ गया, मतलब प्राइम नंबर जब भी मैं कह रहा हूँ अभाज्य संख्या समझना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 18 क्या आ गया, 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। क्लियर है ये? 18 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, सारे प्राइम नंबर आ गए।
12 को अभी मैंने तोड़ा था 4 गुना 3 लिखकर, 4 गुना 3, 4 नहीं लिखेंगे, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप लिखोगे सर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। मैंने 12 को लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3, और 18 को मैंने लिख दिया 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, इसको आप गुना करोगे तो फिर से 18 12 मिल जाएगा। चलो, अब यहां पर मेरे को बताना है सार गुणनखंड क्या होगा। सार गुणनखंड आपसे पूछ रहा है, कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करो, सर्किल करते जाओ जो भी कॉमन है। तो आप बोलोगे सर एक मुझे 3 दिख रहा है यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 12 18 का भी एक गुणनखंड है और 12 का भी है, तो अब क्या कहेंगे दोनों ही का अगर गुणनखंड है तो सार गुणनखंड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है ना, तो आप बोलोगे सर 2 भी आ जाएगा, तो गुना में 2, फिर से मैं कह रहा हूँ गुना करके जो भी कॉमन फैक्टर दिखेंगे ना उनको आप गुना कर दोगे, तो आप बोलोगे सर कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा हमारा 6। समझ में आएगा। इसके बाद कुछ भी कॉमन है क्या, देखो 3 ऊपर में है, लेकिन इसके अलावा अब और कोई 3 नीचे में नहीं दिख रहा है ना। अब नीचे में कोई 3 बचा हुआ नहीं है, नीचे में 2 है, ऊपर में 3 है, तो 3 18 का एक और फैक्टर था, लेकिन अब 12 में कोई फैक्टर नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सर अच्छे ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया सभी को, समझ में आया। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक चीज और सीखिए। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए 15 और 20 में क्या कॉमन है, 15 और 20 में क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर बताइए। 5, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 15 को अगर हम ब्रेक करें, 15 को अगर फैक्टराइज करें, तो आपने बोला सर 5 गुना 3 मिल जाएगा, 5 × 3 मिलेगा, और 20 में क्या मिलेगा, आपको 20 में मिलेगा सर 5 × 4। अब 4 को लिखोगे सर 2 × 2, 4 में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 और टूट सकता है, तो जितना टूट सकता है छोटे छोटे में वैसे तोड़ना, प्राइम नंबर ही लिखना। तो 5 × 2 × 2। अब कॉमन की बात करोगे, सार गुणनखंड की अगर बात करोगे, तो 5 यहाँ भी है, 5 इसका भी फैक्टर है, तो बस एक ही कॉमन फैक्टर था, तो आपको कुछ यहाँ पे गुना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 बोल दोगे। ठीक है, चलो अब और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं कभी ऐसे बोलूं कि 2 नंबर हमारे पास कुछ ऐसे लिख रखा है ना, एक नंबर है हमारे पास 20 और एक नंबर है 21, और मैं पूछ रहा हूँ इसका सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो फिर से वही तरीका करते हैं। 20 को अभी मैंने ब्रेक किया था, मतलब 20 को अभी फैक्टर किया था 5 × 4, है ना, तो 5 × 4, 5 × 4 को क्या लिखेंगे, 4 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 2। ठीक है, काफी जल्दी ऐसे कर सकते हो, 5 × 4, 4 को मन में सोच लिया, 4 तो सर 2 × 2 होता है ना, तो जितना भी फैक्टराइज हो सके उतना आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है, 21 को आप फैक्टराइज करके बताओ, 21 को आप क्या लिखोगे, वेरी गुड, तो नितिन कह रहे हैं सर 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 को आप लिख दोगे सर 7 × 3, तो आप लिखोगे सर 21 को हम लिख दिए 7 × 3। अब अगर मैं पूछूं सार गुणनखंड बताइए, तो सार गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, वेरी गुड, हीना का आंसर आ रहा है 1। देखो 1 कैसे हुआ, देखो यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, अगर याद कर लीजिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप कह सकते हो सर एक मैं ऊपर में भी गुना कर सकता हूँ, किसी भी नंबर में आप एक से तो गुना कर ही सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो एक से आप यहाँ भी गुना कर दो और एक से यहाँ भी गुना कर दो, तो एक सभी नंबर का फैक्टर होता है, एक सभी नंबर का गुणनखंड होता है, तो आप बोलोगे सर एक यहाँ भी प्रेजेंट है, एक यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या यहाँ सीखने को मिला कि अगर हमारे पास कभी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिखे तो आप 0 नहीं बोलोगे, आप 1 बोलोगे। ठीक है, तो 1 हमेशा सार गुणनखंड होता है इन केस कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 5 और 7 का सार गुणनखंड बताइए। 5 को तो आप नहीं तोड़ सकते, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 को तो 5 ही लिखेंगे, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 को 7 लिखेंगे, है ना। अब मेरे को कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो आप क्या करना, यहाँ भी 1 से गुना कर देना, यहाँ भी 1 से गुना कर देना, या सीधे कह सकते हो सर मुझे याद है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार गुणनखंड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सार गुणनखंड कितना मुझे मिला, दोनों ही जगह 1 प्रेजेंट था ना, तो आपने बोला सर एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो हमने 1 बोला। समझ में आया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो नंबर के फॉर्म में आएगा तो हम लोग कर लेंगे। अगला सीखिए, अगर हमारे पास अगर ऐसे लिख के कोई पूछ ले कि हमारे पास लिखा गया, सिर्फ वेरिएबल के टर्म में आपसे पूछ रहा हूँ, एक मैंने लिखा x² और एक मैंने लिखा x⁻³ इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि सार्वगुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, अगर सिर्फ वेरिएबल के टर्म में लिखा है ना।
तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर को आप अगर फैक्टराइज या गुणनखंड करोगे तो एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब ही है सर एक्स को 2 बार गुना करना। एक्स का पावर 3 लिखने का मतलब ही है एक्स को 3 बार गुना करना। ठीक है। अब अगर सार गुणनखंड पूछा जाए, सार गुणनखंड पूछा जाए तो वो 2x नहीं लिखेंगे, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। आप बोलोगे सर एक एक्स यहाँ भी है एक एक्स यहाँ भी है, एक्स दोनों ही का फैक्टर है, तो एक एक्स मिला यहाँ पर एक्स लिख दिया। तो उसके बाद देखो एक एक्स यहाँ भी है एक एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ पर आप गुना करके एक एक्स लिखोगे। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि अब एक्स स्क्वायर में तो और कुछ है ही नहीं ना। ठीक है। अब मुझे एक्स को एक्स से गुना करना है, मुझे बताओगे एक्स को एक्स से गुना करने पर 2x मिलेगा क्या? काफी बच्चे 2x लिख रहे हैं, तो ये गलत है। अगर एक्स में मैं एक्स को जोड़ू तब 2x मिलेगा, एक्स को एक्स से अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स का वर्ग मिलेगा ना, एक्स का वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या मिला? एक्स का वर्ग मिला। क्लियर हुआ ये? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ये मत किया करो कि एक दूसरे का कॉपी करो आप, है ना, एक दूसरे का आंसर आप लोग कॉपी करते हो जिससे मुझे पता नहीं चल पाता है कि आपको समझ में आया नहीं आया, है ना। तो जो भी आपका आंसर है ना वो लिखा करें। भाई बताइए समझ में आया? तो सार गुणनखंड क्या आया? एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का वर्ग मिलेगा, तो 2x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, एक्स का वर्ग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो इतना छोटा सा पावर था तो मैंने इतना लिख लिया। ठीक है। अब अगर बड़ा सा पावर आ जाएगा तो क्या करेंगे? इतना ब्रेक नहीं करना है आपको, इतना नहीं करना है। यहाँ पर आप नोटिस करो, ध्यान दो कि यहाँ पर x का पावर 2 था और x का पावर 3 था, छोटा पावर क्या था? 2, वही हमारा आंसर आया, छोटा वाला पावर आ गया ना x का पावर 2। तो अगर कभी वेरिएबल में जो छोटा वाला पावर होता है ना वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है, सार गुणनखंड वही होता है। तो अगर मैं सीधे आपसे पूछूं कि x का पावर 8 कॉमा x का पावर 20 में अगर मैं बोलूं सार गुणनखंड बताइए, यहां पर अगर मैं पूछूं कि सार गुणनखंड बताइए तो आपका आंसर क्या आएगा? x का पावर 8 और x का पावर 20 में सार गुणनखंड, तो इसमें जो छोटा वाला है वही कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जिसका पावर छोटा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x का पावर 8 वाला छोटा है ना, तो ये सीधे लिख दो x का पावर 8। इसमें आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप कितना ब्रेक करते रहोगे, x का पावर 20 कितने बार लिखोगे? ठीक है, समझ में आया? चलिए मुझे बताइए अगर मैं कभी ऐसे पूछ दूं a का पावर 100 कॉमा a का पावर 108, इसमें मुझे बताइए सार गुणनखंड क्या होगा? सार गुणनखंड क्या होगा? तो आप बोलोगे सर देखिए छोटा वाला पावर कहाँ पर है, तो a का पावर 100 छोटा है ना, तो ये वाला हमारा सार गुणनखंड हो जाएगा a का पावर 100। ये बस हमारा आंसर हो जाएगा काफी जल्दी से, आपको कुछ भी ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, a का पावर 100, वेरिएबल पे भी ध्यान दीजिए a का पावर 100 है, x नहीं है वहां पर। ठीक है, a का पावर 100 है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर सिर्फ वेरिएबल रहेगा तो सर जो छोटा वाला पावर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगर मैं कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक हमारे पास लिख रखा है MN और एक लिख दिया AB, इसमें अगर आपसे मैं बोलूँ कि सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप MN को क्या लिखोगे? सर MN लिखने का मतलब M गुना है ना, M और N को गुना कर देना। AB लिखने का मतलब सर A को B से गुना कर देना। अब कोई भी फैक्टर ऐसा दिख रहा है क्या जो दोनों में कॉमन हो? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो सार गुणनखंड क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे क्या? जीरो नहीं कहेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ भी एक से गुना कर दीजिए, यहाँ एक से गुना कर दीजिए, और कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब एक तो हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना, तो एक होगा। समझ में आया? तो एक सभी का फैक्टर होता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो सीधे बोलना सर एक होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एक से अधिक मतलब दो से अधिक टर्म आ जाए, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ 9a, एक टर्म हमारे पास 9 है, दूसरा टर्म है हमारे पास 12ab और तीसरा टर्म है हमारे पास 5b। आपको बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, सार गुणनखंड क्या है इन तीनों का। समझिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सार गुणनखंड की बात की जाए, डेफिनेशन याद याद कीजिए, सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर वह फैक्टर होता है, वह गुणनखंड होता है जो दिए गए सभी पदों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक एक करके सभी को ब्रेक करता हूँ ना, तो 9a को ब्रेक किया मतलब 9a को गुणनखंड किया, तो 9 को लिखेंगे सर 3 गुना 3 और गुना में a। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, 9 को लिख दिया, 9a को लिख दिया 3 गुना 3 गुना a। ठीक है, 12ab को कैसे लिखेंगे? 12ab को 12 को तो आपको पता सर 4 गुना 3,
और 4 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना ए बी कहने का मतलब ए गुना बी। ठीक है, ए बी कहने का मतलब ए गुना बी। अब 5b को कैसे लिखेंगे? 5b लिखने का मतलब 5 में b से गुना करना। अब अगर मेरे को सार गुणनखंड निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे? हमें देखना होगा ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो 9a में भी हो, जो 12ab में भी हो, और जो 5b में भी हो, है ना? तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है ना, ये तीन तीन कॉमन फैक्टर होगा क्या? ये आप लोग को बताना है। तीन कॉमन फैक्टर होगा क्या? यस और नो? तीन को हम लोग लिखेंगे? देखो, तीन को नहीं लिख सकते क्योंकि तीन देखो 9a में तो है, 9a में है, 12ab में भी एक फैक्टर तीन दिख रहा है, लेकिन तीसरे वाले देखिए 5b में तीन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर में वही फैक्टर लिखते हैं जो तीनों ही जगह पर प्रेजेंट हो, है ना? तीनों जगह प्रेजेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। हम बोलोगे सर तीन नहीं है यहाँ पर, तो तीन नहीं लिखेंगे। आगे देखिए ए, ए देखो यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, लेकिन ए इस वाले में नहीं है, 5b में ए नहीं है, तो ए में नहीं लिखेंगे, है ना? उसी तरीके से आप अगर बी को देखोगे, सोचोगे कि बी हो सकता है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ कि बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ए, आप बोलोगे सर बी होगा क्या? बी देखो यहाँ पर तो प्रेजेंट है, बी यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब 5b का एक फैक्टर बी है, 12ab में भी आया, लेकिन 9a में यहाँ पर भी नहीं आया। तो आप देख रहे हो सर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों ही जगह पर कॉमन है। कोई भी ऐसा दिख रहा है जो तीनों जगह पर कॉमन हो? नहीं। तो आप बोलोगे सर एक है ना, एक यहाँ भी है, एक को यहाँ भी गुना करिए, एक को यहाँ भी गुना करिए, तो आप सार गुणनखंड क्या बोलोगे? एक तीनों ही का फैक्टर है, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया सभी को? ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर जेड, 25x² वाई जेड और 16xy z²। इसका आपको सार गुणनखंड बताना है। अब सार गुणनखंड बताने के लिए आप क्या करोगे? इसके हर एक टर्म को फैक्टराइज करोगे, हर एक पद का फैक्टर करके लिखिए। तो XY² Z को अगर मैं गुणनखंड करूं, तो ये मैं कर दे रहा हूं। आप बोलोगे सर एक्स लिखेंगे, वाई का वर्ग कहने का मतलब वाई को दो बार गुना करना, और जेड, है ना, ये लिख दिया। 25x² YZ कहने का मतलब 25 को आप लिखोगे सर 5 गुना 5, प्राइम नंबर है, 5 गुना 5। एक्स का वर्ग दिख रहा है, मतलब एक्स को दो बार गुना करना, और वाई जेड कहने का मतलब वाई गुना जेड, और 16xy z²। तीसरे वाले को आप देखो 16 को कैसे लिखेंगे? देखो 16 को अगर मैं सोचूं ना, तो आप बोल सकते हो सर इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4, लेकिन इस 4 को आप तोड़ो तो इसको लिखोगे सर 2 गुना 2, और इस 4 को तोड़ो तो इसको भी लिखोगे सर 2 गुना 2। 16 करने का मतलब 2 को 4 बार गुना करना, मतलब हम लिख सकते हैं सर 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 मिल जाएगा। उसके बाद एक्स को एक्स लिखा, वाई को वाई लिखा, और जेड² को मैंने दो बार जेड को गुना करके लिख दिया। अब सवाल उठता है कि सार गुणनखंड कैसे लिखे, कॉमन फैक्टर कैसे लिखे? तो सार गुणनखंड कैसे लिखोगे? देखो आप क्या क्या कॉमन तीनों जगह पर, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो मैंने एक्स लिखा। उसके बाद मुझे लिख रहा है वाई यहाँ पर भी है, वाई इसका भी फैक्टर है, वाई यहाँ भी है, तो आप बोलोगे सर गुना में वाई लिखेंगे, गुना दे के ही वाई लिखोगे। उसके बाद देखो ये जो वाई है, यहाँ पर वाई दिखा, लेकिन आगे कहीं पर भी वाई मुझे और नहीं दिख रहा बचा हुआ, है ना? तो आप देखो जेड पे जाओ, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो एक जेड भी लिख दोगे। इसके बाद तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, है ना, क्योंकि पहले वाले में ही वाई दिखा था, और वाई, अब देखो ये 5 को चेक नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है सर 5 पहले वाले में नहीं है, 5 है ना। 2 को चेक नहीं करेंगे, 2 पहले वाले में नहीं है, तो सिंपली आप इसको गुना कर लोगे, तो XYZ लिख दोगे, है ना, XYZ हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्स को वाई से, XYZ को गुना करेंगे तो XYZ लिख देंगे, बस गुना का साइन हटा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सात गुणनखंड इसी तरीके से निकालते हैं। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, आपको क्या करना होता है, जो भी टर्म्स आपको दिए रखे हैं ना, सभी को गुणनखंड करिए। आपको जो जो भी कॉमन फैक्टर मिलते जाएंगे सर्कल करते जाइए, सर्कल करने के बाद गुना करके उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर एक होता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है पोल सेक्शन के लिए, क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करिएगा इसको, पहले आप सॉल्व कर लो। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2x 3x² और 4, इसका आपको बताना है। पहले तो आप सभी का फैक्टराइज कर दो,
और बताना है आपको कि सार गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो पोल मैंने ऑन कर दिया है अभी, अगर आपने सॉल्व कर लिया है पहले सॉल्व करिए, हड़बड़ी नहीं करना है आपको, ठीक है। हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, आपको जो देखने में आंसर लगता है उसको मत करिए, ठीक है। आप क्या करो, अपने कॉपी पे सॉल्व करो, 2x को आप फैक्टराइज करके लिखिए, गुणनखंड करके लिखिए, फिर 3x² को गुणनखंड करके लिखिए। इसको अगले क्लास में हम तो काफी यूज करेंगे, अगले क्लास में जब इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, काफी हेल्प मिलेगा आपको अगर इस तरीके से आप अगर सॉल्व कर दो। इवन कहीं पर भी आपको अगर कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। 2x 3x² और 4 पे, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है ट्राई करते रहिए, जब तक आपका आंसर नहीं आता है आप कोशिश करते रहो, ठीक है। बस बैठे मत रहा करो, जब भी मैं पोल देता हूँ, सिर्फ इस पोल के लिए नहीं कह रहा हूँ, पोल आपके फोन में नहीं भी आता है, जैसे कुछ बच्चे हैं क्लास में जिनका पोल नहीं आता है, तो भी आप सॉल्व कर लो, अपना आंसर अपने कॉपी पर लिख लो, जैसे पोल में ऐड करूंगा तो चैट में आंसर कर देना, ठीक है। चलिए, तो अभी भी काफी कम बच्चों का आंसर आया है। तो 2x को मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, 2x को आप लिखो 2 × x, 3x² को क्या लिखोगे 3 × x², और x² को आप लिखोगे x × x। 4 को तो आपको पता है 2 × 2। अब इतना लिखने के बाद आप जब तक लिखोगे नहीं फिर तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको इतना करना पड़ेगा, कुछ आपको हाथ चलाना पड़ेगा, कॉपी पेन चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से करिए आप। मैं तो सॉल्व कर दूंगा, उसके पहले आप अपना आंसर दीजिए जो आपको सही लगता है। ठीक है, 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 15 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर दिया, तो वो स्किप बिल्कुल मत किया करो, मैं हर क्वेश्चन में कहता हूँ ऐसा मत किया करो कि एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो सारी पोल डेटा में आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है, ट्राई करो कि सारे आंसर आए आपके, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कुछ आंसर गलत हो जाएंगे ना आपके, गलत भी होंगे तो उससे आप सीखोगे कि मेरा ये गलती हो गया, मैंने यहाँ पर ये गलती की थी, ठीक है। 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या है, ठीक है। और चैट ऑन है, जिनका भी चैट नहीं आता, चलो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर, देखते हैं। देखो 2x को आप अगर ब्रेक करोगे तो बहुत ही सिंपल है, 2x कहने का मतलब क्या है सर, 2 को x से गुना कर देना, 2 × x, 2 भी एक टाइम नंबर दिख गया, x भी और नहीं टूटेगा। 3x² लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना में x²। अब x का वर्ग करने का मतलब x को 2 बार गुना करना, x × x। 4 को क्या लिखोगे सर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये तो मैंने क्या किया, हर एक टर्म को फैक्टराइज करके या गुणनखंड करके लिख दिया। अब आपको सार्व गुणनखंड बताना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दिए गए सभी पदों में कॉमन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सभी में जो कॉमन है। तो ऐसा क्या दिख रहा है जो सभी में कॉमन है, आप कहते हो सर 2 होगा क्या, तो 2 देखो यहाँ है, और 2 4 का फैक्टर है, लेकिन 3x² में 2 नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सर 2 नहीं दिख सकते क्योंकि 2 तो होगा ही, ठीक है। अब देखो x यहाँ पर, ऐसा चैट सेक्शन में अननेसेसरी कमेंट मत लिखे ना, कुछ बच्चे जो लिख रहे हो कुछ मत लिखो, अभी समझने की कोशिश करो ना। तो यहाँ पर x लिखा है, x 2x का एक फैक्टर है, 3x² में भी x दिख गया, लेकिन x नीचे वाले में नहीं दिख रहा, 4 का कोई फैक्टर x नहीं है, तो हम कहेंगे सर x भी नहीं लिख सकते फिर, है ना। अब क्या लिखें, आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है फिर तो फिर क्या बोलोगे सर, एक एक एक, सभी में एक से आप गुना कर दो। आपको याद ही करवा दिया कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप सिंपली सभी में एक से गुना करना, और बोलना सर एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, एक सभी का गुणनखंड होता है। तो आप बोलोगे सर 7 गुणनखंड क्या होगा, एक होगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। तो जिन बच्चों का भी आंसर ए था बिल्कुल सही था। कुछ बच्चे जो एक्स देख रहे थे, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स आंसर क्यों नहीं हुआ। आपका डाउट हो सकता है सर एक्स तो कॉमन दिख रहा था ना, तो एक्स क्यों नहीं हुआ। तो एक्स इसलिए नहीं हुआ कि एक्स यहाँ मुझे दिख रहा था, एक्स यहाँ दिख रहा था, लेकिन एक्स इस वाले में नहीं था, है ना।
तो कॉमन फैक्टर में वही आएगा जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। तो इसलिए एक्स नहीं हुआ। दो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दो हमें सभी में नहीं दिख रहा था। 3x² को देखिए, यहाँ पर दो नहीं है ना, तो हम कहेंगे सर दो भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉमन था वो सिर्फ एक ही था, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। इस चीज को यूज करेंगे अगले क्लास में, इसको यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी रुककर आप मुझे बताइए। ठीक है।